नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं जो इस समय जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लोगों का ट्रैवल हो रहा है और जो खान-पान है, वो कुछ फ़िक्स नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको उसके बारे में पीछे का उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता है कि क्या वो खा रहे हैं, तो क्या उसको पचा भी पाएँगे या नहीं। इससे अलग-अलग व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें से एक है पाइल्स की बीमारी, जो कई लोगों को होती है और उसके बारे में लोग चर्चा करना भी नहीं पसंद करते हैं क्योंकि टैबू माना जाता है इसको। पर सर उसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं। सर पिछले 8 वर्षों से लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और सर मुझे लगता है कि सर अपने बारे में खुद इस विषय में बहुत अच्छे से बताएँगे क्योंकि सर मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर लखनऊ में ही सर प्रैक्टिस करते हैं और सर लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में एचओडी के पद पर कार्यरत हैं। थैंक यू सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया बढ़िया है जी। अभी आपने पाइल्स की बात की, तो आज कल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें पेशेंट जब भी आता है तो पेशेंट कभी कंप्लेन नहीं बताता है क्लिनिक में आने के बाद कि मुझे दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है। बैठने के बाद बोलता है कि मुझे पाइल्स हो गया है। तो पाइल्स तो एक डिजीज़ है, गुदा रोग का एक डिजीज़ है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 10 से 12-15 तरीके की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। और पाइल्स नाम इतना ज़्यादा प्रचलन में है कि हर व्यक्ति को लगता है कि अगर गुदा रोग पे कुछ भी हुआ है, कोई भी डिजीज़ हुई है, अगर पस आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमको पाइल्स हो गया है, जो आम भाषा में यहाँ पे बवासीर बोला जाता है जिसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे और पीआर करेंगे तो पाइल्स से ज़्यादा जो बीमारी होती है वो फिशर, जिसको हम आयुर्वेद में प्रकृतिका के नाम से जानते हैं। तो ये ज़्यादातर व्यक्तियों में, ज़्यादातर पर्सन में प्रकृतिका के साथ में या तो पाइल्स मिलेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रकृतिका ही ऐसी व्याधि मिलेगी जिसमें चुभन टाइप में दर्द रहता हो और जलन रहता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ आजकल जो है, अगर हम देखेंगे तो प्रकृतिका अप्रॉक्सीमेट एक 100 व्यक्ति के अगर रफली देखेंगे तो 100 में से लगभग 60 से 70 व्यक्तियों में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और पिछले 8-10 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और एनोरेक्टल के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो उससे 2 साल 3 साल और पहले से अप्रॉक्सीमेट 10-12 साल से इस क्षेत्र में मैं हूँ। तो जो भी मुझे देखने को मिला है कि पाइल्स हम बोलते हैं, बट पाइल्स से ज़्यादा व्यक्तियों में फिशर की ज़्यादा कंप्लेंट पाई जाती है। सर जो प्रोक्टोहील आपने शुरू किया, प्रोक्टोहील के पीछे का विज़न क्या था? आपने क्या सोचा कि इस विषय पर बात करने का, क्योंकि जैसे हमने अभी बात करी कि टैबू बात मानी गई है कि कोई बात करना नहीं चाहता है, पर प्रोक्टोहील के पीछे का विज़न क्या था? आपने क्या सोचा? फिर क्षार सूत्र में जैसा आपका नाम है, तो क्षार सूत्र क्या है आयुर्वेद में, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए ना। जी बिल्कुल। प्रोक्टोहील ये एक्चुअली क्लिनिक, मेरी क्लिनिक का नाम है प्रोक्टो, जैसे प्रोक्टोलॉजी डिपार्टमेंट होती है तो प्रोक्टो वहाँ से लिया, और हील यानी कि उस डिजीज़ को हील करना। तो जैसे क्लिनिक का मेरे कोड भी है कि हीलिंग विद स्माइल। प्रोक्टो हील क्लिनिक, हीलिंग विद स्माइल। तो प्रोक्टो हील का मतलब ये था कि अगर मेरे पेशेंट कोई भी मेरे पास आया हो मेरे क्लिनिक में प्रोक्टो से रिलेटेड, तो उसकी हीलिंग होकर जाए। और इस क्षेत्र को चुनने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें क्वेकरी बहुत है। अगर देखेंगे हम तो बहुत सारे जो अनएजुकेटेड या फिर बिना डिग्री धारक, जिसको हम बोलेंगे आम भाषा में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और आयुर्वेद में क्षारसूत्र का जो अभी हम क्षारसूत्र पर भी बात करेंगे, क्षारसूत्र का जो है लगभग 94 to 96% तक सक्सेस रेशियो है इसका। तो जब हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धति है, तो फिर ये जो क्वेकरी या फिर बाकी लोग जो उसको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि धागा बांधना एक ऐसा बोला जाता है, डेफिनेटली क्षार सूत्र है, सूत्र है तो सूत्र मतलब धागा ही है, बट सूत्र के पहले क्षार लगा हुआ है, जिसमें अब आप बात कर रहे थे क्षार सूत्र क्या होता है। क्षार सूत्र जो है वही क्षार लगा हुआ है, क्षार के साथ में उसमें हम हल्दी यूज़ करते हैं, स्नूही यूज़ करते हैं, थ्रेड होता है। ये क्षार सूत्र पे 21 तरीके के एक कोटिंग होती है, जिसमें 11 स्नूही क्षीर होता है और 7 कोटिंग अपामार की होती है और 3 कोटिंग हल्दी की होती है। और इस तरीके से क्षार सूत्र निर्माण किया जाता है, जो कि आयुर्वेद में सबसे सेफेस्ट गुदा रोग विभाग के लिए है
और 94 to 96% इसका सक्सेस रेशियो है एज़ कम्पेयर टू किसी भी पैथी में अगर करते हैं तो। क्षार सूत्र में जैसे आपने बताया कि क्षार लगाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्षार एग्जैक्टली होता क्या है और ये क्षार सूत्र काम किस तरह से कर रहा है? जी जी, अम्लीय और क्षारीय ऐसा दो वर्ड सुनते आता है, हैं। एसिडिक और एल्कलाइन। जी। तो क्षार मतलब एल्कली होता है, दैट Okay. इज एल्कलाइन साल्ट इसको बोलते हैं। ओके। अप्रॉक्सीमेट इसकी पीएच अगर देखी जाए तो 10 के आसपास में रहती है, अगर 7 से नीचे या तो एसिडिक होता है। ओके। ये 7 से ऊपर रहती है, मृदु मध्यम तीक्ष्ण क्षार, ऐसा आयुर्वेद में अपने आया भी है। तो उसकी अगर हम पीएच की बात की जाए तो करीब 8 से 10 के आसपास होती है। और क्षार सूत्र की पीएच की बात की जाए तो लगभग वो एल्कलाइन नेचर में होता है और 10 के आसपास होती है। अब क्षार सूत्र जो है वो काम कैसे करता है? क्षार सूत्र जो है वो कटिंग और हीलिंग, स्क्रैपिंग, जो आयुर्वेद में अष्टविध कर्म के अंतर्गत लेखन कार्य आया है, वो लेखन कार्य करके, स्क्रैपिंग करके, कटिंग करके उसको छेदन करता है, छेदन कर्म करता है और साथ ही साथ में हीलिंग करता है। ओके। तो जो फिस्टुला ट्रैक होता है, तो ये फिस्टुला में एक बाहर की तरफ एक एनएस होता है और एनएस में एक अंदर ओपनिंग होती है, एक बाहर ओपनिंग होती है। जी, जी, जी। हम उसमें क्षार सूत्र बांधते हैं। अब उसके ऊपर 21 तरीके की कोटिंग की मेडिसिन है, तो ऑब्वियस है वो एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी जो ट्रैक होता है, कटिंग होती है, कटिंग होगी तो ट्रैक और छोटा होगा और साथ ही साथ में हीलिंग होती है। ओके। तो कटिंग, हीलिंग एंड लेखन कर्म, जिसको स्क्रैपिंग बोल रहे हैं, क्यूरेट करना बोल रहे हैं, वो क्यूरेटिंग भी होता है। तो इस तरीके से क्षार सूत्र जो है वो बॉडी में काम करता है। ओके। मतलब कह सकते हैं 2 in 1 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 in 1, 3 in 1 इसको बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बोल कि सकते हैं। वही उसको कट करके निकाल भी रहा हाँ। है और वही उसको भरता भी चला जा रहा है। बिल्कुल यही आयुर्वेदिक तो खासियत इसलिए है। ये ज़्यादा कारगर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ये ज़्यादा सुलभ हुआ। बिल्कुल अच्छा माना बिल्कुल, जाना हाँ। चाहिए। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा। फिस्टुला ट्रैक बनता है तो ब्रांचेस होते हैं, इसको हम लोग रेमिफिकेशन बोलते हैं। ओके, ओके। कि अगर एक ट्रैक निकला हुआ है तो छोटा सा, एक जरा सा आधे सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, बहुत 1 से 2 mm का एक पतला सा उसके डायमीटर, और या 1 mm से भी कम का डायमीटर, थोड़े ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो जब हम प्रोबिंग करते हैं तो क्षार सूत्र तो मेन ट्रैक में डाल देते हैं। प्रॉब्लम रह जाती है जो रेमिफिकेशन बनना है, जो उसकी ब्रांचेस बन रही हैं, वहाँ पे वो कोई भी, मतलब अगर हम किसी पैथी में भी करते हैं, कोई भी पैथी, क्षार सूत्र के अलावा की बात कर रहे हैं, तो उस ट्रैक की ट्रीटमेंट करेंगे। उस ट्रैक का ट्रीटमेंट किया, वो सही हो गया, लेकिन देखते हैं बाद में वो रियकर हो गया। फिस्टुला में बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे ऐसे, रियकरेंस के चांसेस बहुत होते Recurrence हैं। बहुत होता है इसमें। क्षार सूत्र की यही खासियत जो अभी आपने बिल्कुल बोला था कि 2 in 1 और 3 in 1 वाला, ये क्षार क्या करता है, ये बॉडी में ऑब्जॉर्व, उस जगह पे ऑब्जॉर्व होने के साथ जो उसकी और ब्रांचेस होती हैं, वहाँ तक वो क्षार पहुँचता है, वहाँ तक वो हरिद्रा पहुँचता है, वहाँ तक वो स्नूही पहुँचती है। तो जो रेमिफिकेशन वाला ट्रैक है ना, वो भी स्क्रैपिंग करता है, वो भी क्लीन करता है और वहाँ की भी हीलिंग करता है। तो ये आयुर्वेद पद्धति का जो क्षार सूत्र है, ये हमें जो मेन ट्रैक है वो तो क्लीन कर ही रहा है, वो तो सही हो ही रहा है, उसके साथ में जो रेमिफिकेशन है, जो उसके ब्रांचेस हैं, उसको भी सही कर रहा है। तो आपका कहना है कि इसमें रियकरेंस नहीं होता है? बिल्कुल, अगर इंटरनल ओपनिंग, अगर कोई एक अच्छा वैद्य है, क्योंकि संहिताओं को जब हम पढ़ते हैं तो संहिताओं में चरक, सुश्रुत, वाग्भट कोई भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे महर्षियों ने बुद्धिमत्ता यूज़ करने के लिए बहुत बार बोला कि एक बुद्धि जो वैद्य होगा, जो बुद्धिमत्ता होगा, वो ऐसे करेगा, जो भी कार्य रहेगा। तो मेरा भी कहने मतलब, अगर कोई एक एजुकेटेड डॉक्टर है, क्वैकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान डॉक्टर है, अगर उसको इंटरनल ओपनिंग मिल गई है सही से, सेम इंटरनल ओपनिंग, अगर उसने फॉल्स प्रोबिंग नहीं किया है, तो बिल्कुल मैं जो 96-94% भी है, वो हम 99% तक भी जा सकते हैं अगर पेशेंट ने साथ दिया। कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा सत्व उसका कम होता है, सत्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट साथ में। अगर हमारा जितना एक वैद्य का एक नॉलेज, एक ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में पेशेंट का, क्योंकि चतुष्पाद जो बोलेंगे उसमें एक रोगी भी है, तो रोगी का सत्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसने साथ दे दिया तो हमें 99% तक भी सक्सेस रेशियो ले जा सकते हैं। तो सक्सेस रेशियो इसका 99% बोल रहे हैं आप, तो मतलब जो 1% की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1% रोगी के हम बोल सकते हैं कि अगर वो निदान परिवर्जन नहीं करता, जिसके लिए बात करते हैं निदान परिवर्जन में भी चिकित्सा, जी जी, ऐसा आयुर्वेद कहता है। यानी कि रोगी अगर निदान परिवर्जन नहीं कर रहा है तो हम नहीं वो चीज़ कह पाएंगे। बाकी 99% क्षार सूत्र आपके लिए कारगर हो सकता है। अगर आप उसके लिए सही चिकित्सा ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है आपके पास उसका उत्तर आपके पास आ चुका है अभी। जी
जी बिल्कुल। जैसे और भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, देखिए व्याधि है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं अलग बिल्कुल, अलग। बिल्कुल होंगे तो जी। क्षार सूत्र बाकी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे अलग कैसे है, उसको हम विशेष कैसे मान सकते हैं? अब हम बात करते हैं फिस्टुला की, क्योंकि फिस्टुला पे ज़्यादा बात हो रही है, पाइल्स पे भी करेंगे, फिशर पे भी करेंगे। फिस्टुला अगर हम देखते हैं तो जो बाकी पैथियों में होता है, क्या करते हैं, जो ट्रैक होता है वो ट्रैक को कट कर देते हैं। ट्रैक को कट करने के साथ में क्या होता है, कई बार इंस्फिंक्टर जो, अगर हम देखेंगे एनएस के बाजू बाजू में रबड़ जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम इंटरनल इंस्फिंक्टर बोलते हैं, कई बार वो कट होती है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है मॉडर्न सर्जरीज में। हम क्षार सूत्र में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम क्षार सूत्र सिर्फ लाइगेट करते हैं, बाकी कटिंग हीलिंग वो स्वयं करता है, हमसे उसको चेंज करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, और हम उसमें कोई कटिंग नहीं करते हैं। और दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जॉब ऐसा नहीं है कि आपका जॉब हैम्पर हो रहा है, आप बिल्कुल जॉब पे जा सकते हैं। और बाकी पद्धतियों में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। एडमिट होने के साथ में आपको आपका काम हैम्पर होगा। बहुत सारी पद्धतियाँ लेज़र आ गई अभी, लेकिन फिर लेज़र के कॉम्प्लिकेशन अलग हैं। उस लेज़र करवा तो लेते हैं, हम काम पे भी जाते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, लेकिन फिर रियाकर कर जाता है। तो बात फिर रिकरेंस पे आकर रुक गई, क्षार सूत्र वाली वापस से। कहीं ना तो कहीं क्षार सूत्र सौहार्दता से काम कर रहा है आपके साथ, बाकी थोड़ा सा परेशान करने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस भी सर्च कर सकती है। हरियाणा के एक रेसलर थे, वो नाम तो नहीं याद आ रहा, पेपर में निकला था, तो उनका क्षार सूत्र हुआ था और उनका रेसलिंग आ गया। वो रेसलिंग गए, रेसलिंग उन्होंने किया और वो जीत के भी आए, और अगले दिन पेपर की सुर्खियों में था कि क्षार सूत्र ट्रीटमेंट के दौरान पहलवान ने जीता अपना जो भी था। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कैसा भी आपका काम हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, बैठने का हो, आपको काम आपका कहीं नहीं हैम्पर होगा। बाकी पद्धतियों से सबसे बड़ा रीज़न ये है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कॉस्ट की बात की जाए ना, तो कॉस्ट काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हम बाकी पैथी में बात करेंगे तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और बाकी ट्रस्टेड तो है ही है। तो सारे पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है ऑब्वियसली, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं, अब वो मिथ है या रियलिटी, वो मुझे आपसे जानना है। जी जी। कि जैसे मार्केट में बड़ा फेमस है कि एक इंजेक्शन में बवासीर जड़ से खत्म, हाँ, क्या ये सच है या ये एकदम फेक न्यूज़ है? ये जो भी ऐड चल रहा है, जो मेरी नॉलेज में है, और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो ये कोई भी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से तो नहीं करेगा। ओके। एक नंबर ये हो गई। बाकी एक इंजेक्शन में जड़ से ख़त्म होने वाली जो बात है मतलब एक पद्धति होती है स्क्लेरोथेरेपी, हम करते हैं उसमें एक इंजेक्शन में एक दवाइयाँ भर के, और वो पाइल्स के जो बेस होता है वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन वो ग्रेड 1 में दिया जाता है। ओके। उसमें बादाम का तेल, मूंगफली का तेल मिला के, या फिर पॉलीडोकेनाल इंजेक्शन करके आता है, वो दिया जाता है, बट वो ग्रेड 1 पाइल्स तक दिया जाता है। ओके। अगर यही ग्रेड 2 में आ जाता है, बाई चांस की बात करते हैं, या उससे ज़्यादा होता है, अगर हमने दिया तो एब्सेस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे ये लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आयुर्वेद में अगर कोई व्यक्ति आएगा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, तो ग्रेड 1 का पाइल्स उसका सिर्फ दवाइयों से सही हो जाएगा। फिशर अगर उसको सिर्फ दवाइयों से सही हो जाएगा। और जो बाहर इंजेक्शन वाली बात हुई है, तो मैं थोड़ा इससे एग्री नहीं कर पाऊँगा। बाकी तो दुनिया बहुत बड़ी है और काफ़ी समझदार लोग हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर गुदा रोग अगर किसी को हो रहा है, तो एक इंजेक्शन के जो भी ये चल रहे हैं उनके साथ वो आपको जो करना है वो आप डिसाइड करिए। लेकिन एक पढ़े लिखे वैद्य के पास, एक गुदा रोग विशेषज्ञ के पास एक बार ज़रूर जाइए और उनसे कंसल्ट करिए। ट्रीटमेंट करना ना कराना आपका चॉइस है, वो उस पर हम नहीं बोल सकते, बट एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए। तो मैं इस पर एग्री तो नहीं करता हूँ इंजेक्शन वाली बात पे। अलग अलग टर्म्स सुनने में आते हैं, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया। आयुर्वेद इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है और ये होते क्या है, इनमें क्या ऐसा अंतर क्या है सब? क्योंकि जनसाधारण की भाषा में तो अगर कुछ भी समस्या है उसको बोला जाता है पाइल्स। सही सही, बिल्कुल सही। बट ये अलग अलग है, एज अ क्लिनिकल अगर हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं तो ये अलग अलग है। जी, इसको कैसे समझेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? हाँ, पाइल्स जो है वो आयुर्वेद में
अर्श के नाम से आया है। ओके। और अर्श का मतलब होता है कि शत्रु के समान, तो शत्रु के समान है। तो कहीं ना कहीं ये एक व्याधि ऐसी है जो शत्रु के समान पीड़ा देने वाली है। दूसरा आपने बोला फिशर, फिशर को हम परिकृतिका बोलते हैं। अगर फिशर की बात की जाए तो आयुर्वेद में स्वतंत्र रूप से, मतलब परिकृतिका नहीं है, कहीं किसी के कॉम्प्लिकेशन में आया है, कहीं किसी के सिम्टम्स में आया है, उदावर्त के अंतर्गत आया है, वमन विरेचन बस्ती व्यापत के अंतर्गत आया है। तो परिकृतिका जो होता है वो गुदचीर होता है। जो एनल रीजन होता है, कई बार हार्ड मोशन होता है, सुबह सुबह के बहुत टाइट अगर मोशन हुआ और पता चला कि पेशेंट हिस्ट्री देता है कि हमने मोशन से परसों टाइट होती है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है और बहुत ज़्यादा चुभने जैसी वेदना हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं फिशर होगा, उसमें गुदचीर होता है। और ये 70% लोगों को यही होता है। पाइल्स तो बाकी कम लोगों का। पाइल्स जो होता है या अर्श या हिमोराइड जिसको बोला जाता है, उसमें मस्से अंदर बनते हैं और वो डेंटेड लाइन एक होती है, एनाटॉमिकल एक डेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर रहते, तो वहाँ पे पेन नहीं होता है। इसीलिए कई बार जब पेनलेस ब्लीडिंग होती है तो इट कुड बी पाइल्स, वो पाइल्स हो सकता है, पाइल्स की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप में फिशर का होगा। तो पाइल्स मतलब एक मस्सा हो सकता है, एक लैटिन वर्ड है पाइल, है ना, जिसको पाइल मतलब एक गोला बोलते हैं, एक गोला, तो पाइल्स वो है। फिशर में गुदचीर, उसमें एक घाव बन जाता है गुदा पे। और तीसरा जो फिशुला की बात कर रहे हैं, फिशुला में अंदर एनल ग्लैंड होते हैं, एनल क्लिफ्ट होते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होता है और फिर एक ट्रैक बनता है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनता है, जो एनल रीजन के बाहर एक होल होता है और एक उसके अंदर होल होता है, और उसमें फिर पोई यानी कि पस जो है वो ड्रेन आउट करता रहता है। तो इस तरीके की तीनों अलग अलग व्याधियाँ हैं, लेकिन ये तीनों स्वतंत्र रूप से और मिलती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, बिल्कुल मिलती हैं। अलग अलग व्याधियाँ होती हैं अलग अलग कंडीशन में। आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छी सी लाइन सब लोग बोलते हैं, जो मैं झूठ मानता हूँ, कि आयुर्वेद कभी भी नुकसान नहीं देता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल झूठ मानता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स सही बोलते हैं। क्योंकि अगर आप एक वैद्य की सलाह के बिना, प्रकृति का परीक्षण किए बिना औषध सेवन कर रहे हैं या कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेद का एटलीस्ट, तो वो हो सकता है आपके लिए नहीं बना हो। आपकी प्रकृति विरुद्ध अगर होगा तो वो परेशान करेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं क्षार सूत्र का, तो क्या इसके भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं, आप बोलना चाहेंगे? कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाता है जब पेशेंट की कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई कोताही होती है। जैसे ट्रैक की क्लीनिंग करने के लिए बोला, नहीं कर रहे हैं वो। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को जल्दी सही होना होता है, तो वो उसके साथ में सेकेंडरी कंसल्टेंसी ले लेते हैं, और वहाँ पे कोई डॉक्टर वो बोलता है कि अच्छा आप वो चल रहा है, कोई बात नहीं, अब ये दवा खा लो और उसके साथ में ये भी आप डाल लेना। अब ये इस डॉक्टर को नहीं पता, जो डॉक्टर जो वैद्य ट्रीटमेंट दे रहा है उनको नहीं मालूम है, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन कुछ बनती हैं। कॉम्प्लिकेशन नाम की बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस ये है कि हल्का सा बर्निंग सेंसेशन थोड़ा सा वहाँ पे एक रहता है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चेंज करते हैं धागा। बाकी एज सच क्षारसूत्र का बड़े लेवल पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है जी। अगर हम बात करते हैं तो अभी जो इस समय ज़्यादा हो रहा है, लोग लगातार लोग फेस कर रहे हैं, इस व्याधि को फेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मुख्य कारण है जो आप लोगों को बताना चाहें कि ये आप अवॉइड करिए, ये ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया था कि लोग मोबाइल फ़ोन लेके वॉशरूम में चले जाते हैं, तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। इसके अलावा क्योंकि ये आज के डेट में लगभग सब लोग कर रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति वॉशरूम में अपना फ़ोन लेके चला जाता है। तो मुझे इस बारे में बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या किस वजह से हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, एक जगह पे मैं लेक्चर ले रहा मतलब सेशन ही कर रहा था, जैसे हमारे आयुर्वेद अनंतम में यहाँ सेशन था, तो वहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखा था कि मोबाइल बना हुआ था और यूज़ करने पे पाइल्स हो सकता है। तो बोले क्या मतलब, क्यों आप ऐसा बोले, क्या बकवास है, मोबाइल यूज़ करने से बवासीर हो जाएगा, ऐसा क्या है? तो मेरा ही मानना है कि डोंट टर्न योर वॉशरूम इनटू अ रीडिंग रूम, इट में भी न्यूज़पेपर, मोबाइल, कुछ भी है। होता क्या है कि हम पहला तो हमारा माइंड कनेक्ट नहीं होता, मोबाइल पे होता है, ठीक है। आयुर्वेद में हर एक चीज़ जो है वो मन से कनेक्टेड है, चाहे आप खा रहे, बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे, जैसा भी, अगर आपका मन नहीं है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएगी। आज
मन खाना नहीं है, खाएंगे हाँ। पेट में जाएगा बट वो पाचन नहीं होगा सही से। भूख है या तो नहीं है ऐसा होता है, पर मन नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, कई बार होता है ना कि है मन ना, नहीं मन खाने नहीं का। है। हाँ हाँ, अब भूख हम- तो है लेकिन मन हमारे नहीं किसी है। मित्र के साथ कुछ हो गया, आज हमारा भी मन नहीं है, हाँ, उसके मन साथ अच्छा नहीं नहीं है। हुआ। हाँ, तो वो जो मन है वो जो दिमाग को कनेक्ट नहीं करता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। फिर एक तो ये हो गया, तो मोशन नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, जब हम लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है, तो फिर जो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बनता, और प्रेशर वो बनता कहाँ पे है, एब्डोमिनल वॉल पे बनता है, और एनोरेक्टल जो रीजन है उस पे बनता है। तो वहाँ पे फिर रेक्टल प्लेक्सस जो होती हैं उस पर जोर पड़ेगा, वो फूलेंगी और पाइल्स हो जाएगा। और ज़्यादातर अगर आपने एक बात गौर किया होगा, जैसे अभी आपने ये बात कही, तो वेस्टर्न टॉयलेट में यूज़ करते हैं, इंडियन में नहीं करते हैं। डर होता है थोड़ा। यस, हाँ, डर होता है, सही बात है। तो वेस्टर्न में ही क्या है, एक प्यूबो रेक्टेलिस मसल्स करके होती है हमारे उसमें। तो जब हम उकड़ू जो बैठते हैं, जो हमारे क्षेत्र में आया हुआ है, जब उकड़ू बैठते हैं, तो उकड़ू बैठने पे जो प्यूबो रेक्टेलिस मसल है, स्लिंग जो है, वो रिलैक्स हो जाती है। तो वो रिलैक्स होने के बाद जो मोशन है वो आराम से निकलता है, और जब हम वेस्टर्न में होते हैं तो फिर वो टाइट रहती है, फिर वो आराम से नहीं निकलता है। तो ये तो जो आपने अभी बात कही वो मैंने क्लियर किया। बाकी और रीज़न है, आजकल रात्रि जागरण एक पॉइंट आ गया है, रात्रि जागरण का, वो सब जान ही रहे हैं। दूसरा है जंक फूड, बहुत ज़्यादा है, और दाल रोटी तो शायद बंद हो गई है आजकल। हाँ, जो हम ग्लोबल डाइटरी की आजकल बात कर रहे हैं, जो फैशन में आ रखा है, कि ग्लोबल डाइटरी मतलब भारत के अलावा भी जो दूसरे देशों के खाने हैं, हम उनको अपने उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि किस तरह से सारा भोजन हम पिज़्ज़ा बर्गर वाली लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। पिज़्ज़ा हमारा भोजन नहीं है, बिल्कुल इटली का खाना है, हाँ, पर फिर भी हम खा रहे हैं, हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र अन्न की बात आयुर्वेद करता है, हम उसको नहीं पचा पा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। बी रीजनल बी सीजनल। एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तो एक्चुअली क्या है कि मैं मानता हूँ कि ओवर कंसर्न और नो कंसर्न, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नो कंसर्न में तो चलो ये सारी चीज़ें आपने भी, बर्गर पिज़्ज़ा और ये सबको मालूम है। ओवर कंसर्न की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कई बार बहुत ज़्यादा जो ओवर एजुकेटेड पर्सन होते हैं, सुबह चिया सीड खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, बनाना, पता नहीं, मतलब इतना ओवर हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, उनका तब भी पेट खराब होता है। क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में तो मुझे मिला है, क्योंकि वो अपना शरीर लेके नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। हाँ आज हाँ, प्रोटीन इतना कम इतना खाया लिया गया, है, तो और हम चिया सीड खाएंगे तो ये हो जाएगा, आप और मत ये खाना करिएगा है। ये सारी हरकतें, अच्छे से खाइए, वैद्य से सलाह लीजिए। हाँ, तो हमने कुछ नहीं किया उस पेशेंट का। हमने कहा ये बताइए, पापा आपके जॉब पे जाते हैं? उसने बोला हाँ जाते हैं। हमने कहा क्या खाना ले जाते होंगे? बोले हाँ, रोटी सब्जी। हमने कहा सुबह आप कुछ मत खाइएगा, वो जो रोटी सब्जी बनती है 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवाइए, रोटी सब्जी खाइए। तीसरे दिन पेशेंट चौथे दिन आके बोल रहा है साहब अब सही है। और वो पेशेंट मरीन में काम करते थे, जो मरीन शिप जो 6 महीने वाला शिप चलता है, हाँ, मर्चेंट नेवी में, तो उसी में काम करते थे, और अभी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अंत में सर, जो नवीन वैद्य हैं उनके लिए कोई एक कीवर्ड कि आप देना चाहें कि जो इस मुहिम का आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो इस मुहिम में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं, भारत को, आयुष मंत्रालय को, हमारे आयुर्वेद को, जी, और जी। जो लोग सुन रहे हैं उनको कोई एक कीवर्ड कि अब आप आज से ये बंद कर दीजिए, आज से करेक्टली, आज से बस यही बंद कर दीजिए, तो शायद आपका भला हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वो अपने वेडिंग वैद्यास और पब्लिक की बात की तो दोनों लोग के लिए हम यहाँ पर रखेंगे। वेडिंग वैद्यास से बहुत रिक्वेस्ट, जो भी पॉडकास्ट से देख रहा है, रिक्वेस्ट है, आप लोग क्षार सूत्र मत सीखिए, आप लोग गुदा रोग के डायग्नोसिस पहले सीखिए, क्योंकि क्षार सूत्र जो है वो आप सीख जाएंगे, सर्जरी करना सीख जाएंगे, स्किल सीख जाएंगे। अगर आप डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर में ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर, जिसको अंगुल्या यो नाम प्रधान यंत्र है, गुद विकार ऐसा बोला जाता है कि ये उंगली जो है वो गुद विकार में प्रधान यंत्र है। इस उंगली से आपको 4 सेंटीमीटर में आपको देखना है कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, कैंसर भी होता है, कैंसर है, क्या जो भी है डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो डायग्नोसिस बहुत क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद क्षार सूत्र पे आइए। ये बडिंग वैद्यास के लिए है। और बाकी जो अगर कोई यहाँ पब्लिक से देख रहा है, तो क्या है कि प्रिवेंशन के तौर पे हम रात में जो भी खाना है थोड़ा सा जल्दी लें, और रात में सोते समय एक गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी, देसी घी गाय का, मिला के आप लेना चालू करें। बाकी जंक फूड बंद करना है, सबको मालूम है।
एटलीस्ट आपका कम से कम आधी घंटे वॉकिंग होना चाहिए 24 घंटे में, और सुबह के टाइम हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर बना रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे होगा, वो मंदाग्नि बोला है, तो अगर मंदाग्नि होगी तो फिर व्याधियाँ तो होनी है। लास्ट में जो मैंने कप का बोला, 1 कप दूध और घी वाला, वो कंसेप्ट ये है कि खाने के 1.5 घंटे का 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं खाना खाया और तुरंत फिर वो ले लिया, तो भी इंडाइजेशन वो क्रिएट करेगा। तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा, इतना करेंगे तो फिर बचा जा सकता है गुदा रोगों से। थैंक यू सो मच सर इस बेहतरीन से सेशन के लिए। आपने बहुत ही अच्छी ऐसी इंसाइट्स हमारे जो यंग वैद्य हैं उनको, और जो पेशेंट्स हैं जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो अपनी मन की बात अभी तक छुपा के रखी थी उन्होंने ऑब्वियसली, तो शायद अब शेयर कर सकें, अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क कर सकें, ताकि वो भी इसका सही समय पर सही इलाज लेकर खुशी से जी सकें। जैसा कि आपने बोला, आपका स्लोगन है प्रॉक्टो हिल क्लिनिक, मैंने क्लिनिक का तो प्रॉक्टो हिल क्लिनिक, हीलिंग विद स्माइल। हीलिंग विद स्माइल। तो बस हील होना है और स्माइल करना है। आयुर्वेद आप लोगों के ही साथ है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।